नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह असेसमेंट करना है कि अब तक आपने कितना हमारी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की वीडियो सीरीज से सीखा है। दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, साथ में आंसर भी बोलूँगा, लेकिन आपको मेरे प्रश्न और मेरे उत्तर बोलने के बीच में आपको एक अपना आंसर अपने मन में बनाना है। उसके बाद फिर चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत है, ताकि आप सही सही अनुमान अपनी तैयारी का लगा पाएँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न आपसे कहता है, पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक जिसे हम एम्पलीफायर कहते हैं, इसकी खोज किसने करी थी। तो दोस्तों, थ्योरी सेक्शन में जब हम चर्चा कर रहे थे, तब हमने एम्पलीफायर को फॉरेस्ट से कनेक्ट किया था, जंगल से कनेक्ट किया था। एम्पलीफायर का उपयोग दोस्तों आपने कुछ समय पहले सुना होगा, 8-10 साल पहले लोग गाने सुनने के लिए एम्पलीफायर का उपयोग किया करते थे। दोस्तों, इंसान गाना कब सुनता है? जब वो बोर होता है। बोर कब होगा? जब वो ऐसी सुनसान जगह पर जाए, जैसे कि जंगल एंड ऑल, है ना। तो फिर हमने इस तरीके से निमोनिक्स से याद रखने का प्रयास किया था। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति जंगल जाकर बोर होगा। काफ़ी सारे लोग एंजॉय करते हैं, अकेले जाते हैं प्रकृति के बीच में, तो एंजॉय भी करते हैं। लेकिन हमने निमोनिक्स बनाए थे अपने को याद रखने के लिए, ताकि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रखें। तो इस प्रकार से दोस्तों, एम्पलीफायर से हमने फॉरेस्ट को कनेक्ट किया था, जंगल को कनेक्ट किया था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धक या एम्पलीफायर की खोज किसने की थी दोस्तों? लीडे फॉरेस्ट ने की थी। इस तरीके से चीज़ें आपको याद रखने का प्रयत्न करना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, ठोस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परास क्या कहलाती है। इसकी चर्चा भी की थी। अब सारा कुछ पढ़ा है तो चर्चा भी की होगी। दोस्तों, एनर्जी रेंज की बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन की ठोस पदार्थ में। तो दोस्तों, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड या ऊर्जा बैंड। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 2 का बिल्कुल सही जवाब है। फिर बात आती है प्रश्न क्रमांक 3 की। अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने वाली विधि को हम क्या कहते हैं? अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं डोपिंग। आपने डोप टेस्ट भी सुना होगा। एथलीट्स जो होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनका होता है। क्यों होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक एक करके सब कुछ कवर किया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं वर्ष 1970 में। तो दोस्तों, ऐसे सन तो मैंने आपको चिल्ला चिल्ला कर बताए थे जो भारत से संबंधित है, आपको याद रखना है। 3-3, 4-4 बार सारी चीज़ों का रिवीजन किया था। आपने सिर्फ एक बार वीडियो देखा होगा, फिर आपको सारी चीज़ें याद रह जानी है। और 2-4 दिन पहले की ही बात है, तो आपको याद रहने ही वाली है। इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1970 में हुई थी। फिर अति चालकता की खोज किसने की थी? सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसको भी हमने रिलेट किया था। अति चालकता मतलब अति प्लस चालकता मतलब चलना। जो अति कर देगा चलने की, अर्थात जो बहुत ज़्यादा चलेगा, तो दोस्तों उसकी कमर में दर्द होना लाजमी है। इस प्रकार से हमने अति चालकता को कनेक्ट किया था। तो अति चालकता की खोज किसने की? कैमरलिंग ओन्स ने की। इस प्रकार से आप निमोनिक्स के माध्यम से यदि चीज़ों को याद रखते हैं, तब आपको लंबे समय तक चीज़ें याद होंगी। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो मुझे भी इसी प्रकार से याद हो गई आपको समझाते समझाते। मैंने आपको निमोनिक्स से समझाया तो मुझे याद हो गया। अति चालकता में मुझे देखा, अति चलना मतलब बहुत ज़्यादा चलना। तो जब आप ज़्यादा चलोगे तो कमर में दर्द हो जाएगा। तो कौन हुआ इसकी खोजकर्ता? कैमरलिंग ओन्स। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ निमोनिक्स के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। अंतिम उद्देश्य क्या है? एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। फिर चाहे वो आप किसी भी तरीके से याद करें, कुछ भी निमोनिक्स आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। मैं आपको यहाँ पर कुछ भी बना के नहीं बता सकता, क्योंकि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। आपका आंसर सही होना चाहिए, आपका अंतिम उद्देश्य यह होना चाहिए। फिर प्रश्न क्रमांक 6 पर हम आ जाते हैं। आपसे कहता है चालक में क्या शामिल है। दोस्तों बताएं, इसकी चर्चा भी हमने की थी कि अम्ल क्षार भी चालक में आते हैं। बताओ, मानव शरीर भी चालक में आता है। दोस्तों फ्लो करके देखना, करंट समझ में आपको आ जाएगा। चप्पल मत पहनना और लकड़ी पर खड़े मत होना, तब आपको समझ आ जाएगा। सीधा हॉस्पिटल हमें जाना होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित हुई करंट लग जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो शरीर है, मानव जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो भी एक कंडक्टर का काम करती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना फ्लो करा के देख रहे हो, बढ़िया चप्पल पहन के लाइट के काम करने हैं लकड़ी पे खड़े होकर, क्योंकि लकड़ी चप्पल जो रबर वगैरह होती है, लकड़ी होती है, वो विद्युत की कुचालक होती है और उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। आपको टेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रख लेना कि मानव शरीर
अम्ल, क्षार और सभी धातुएं, ये सभी विद्युत के चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट करने पर आप आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, डॉक्टर आपके काफ़ी सारे टेस्ट करेगा, कितनी इंजरी हुई, क्या सारी चीज़ हुई, इस बात का आप ध्यान रख लें। प्रश्न क्रमांक 6, चालक में धातुएं भी आती हैं दोस्तों, अम्ल क्षार भी आते हैं, मानव शरीर भी आता है। और कुछ यदि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है किसी तथ्य के बारे में तो आपके कमेंट का हम स्वागत करते हैं अपने सारे इस परिवार की ओर से जो हमारे वीडियोस को देखता है, ताकि सबका बेनिफिट उससे हो जाए। फिर प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान हम सभी जानते हैं मुंबई में स्थित है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मूलभूत से आप मुंबई याद कर लें, एम से मूलभूत, एम से मुंबई, ठीक है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई में है। कब बना था इसका सन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसको भी मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि इस सन में इसको बनाया गया था, ठीक है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या बोलता है आपसे, किसी भी डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? डिजिटल सिस्टम के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं दोस्तों? हमने गेट्स की बात की थी, बेसिक, यूनिवर्सल, एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट की बात करी थी। तो उसमें भी हमने आपसे कहा था कि डिजिटल सिस्टम के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो लॉजिक गेट होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में भी कितने कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन से यूनिवर्सल गेट में शामिल है? दोस्तों यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? जिन गेट से सभी गेट का निर्माण हो जाए उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। और मैंने आपको पढ़ाया भी है, एक पूरा कंप्लीट वीडियो हमने गेट पर लिया है, तो आप समझ जाएंगे। नैंड और नॉर गेट दोनों दोस्तों यूनिवर्सल गेट हैं, इनसे किसी भी गेट को आप बना सकते हो। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। यदि आप उन वीडियोस को देखकर इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जितने क्वेश्चन अभी तक हमने किए, तब फिर चिंताजनक बात है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा और फिर आपको समस्या आ रही है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक बार वीडियो देखें, अधिकतम प्रश्न आप सही कर जाएंगे। यदि ध्यान से वीडियो देखते हैं तब, तो फिर वीडियो देखना शुरू करें। यदि नहीं देखे तो देख लिए तो फिर 10वें क्वेश्चन पर ध्यान दें। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्र में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु प्रमुख इकाई कौन सी है दोस्तों? दोस्तों सी कैट कभी सुना नहीं, सी एक्ट, सी कैट ये कुछ होता ही नहीं है। सी डेक आपने सुना होगा, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म होता है। कहाँ पर इसका मुख्यालय है आप हमें सारी चीज़ें बता दें कमेंट सेक्शन में। आया था दोस्तों एडीपीओ, एमपीपीएससी एडीपीओ 2021 में। आप एडीपीओ का फुल फॉर्म भी बता दें यदि आपको जानकारी है, आप इच्छुक हैं तो कमेंट सेक्शन में। जीएस में हो सकता है इससे प्रश्न पूछ लें। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 11 की। क्या बोलता है आपसे, निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? बताएं दोस्तों, अर्धचालक कौन सा है? तांबा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, सोना धातु है। और ये क्वेश्चन देखिए 6वें नंबर वाला, सभी धातुएं तो चालक होती हैं, बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। यदि आपको नहीं भी पता था कि जर्मेनियम अर्धचालक है, बाकी सब देख के आप बोल दोगे, इनकी शक्ल पे लिखा है ये धातु है और ये चालक होते हैं, तो बचा जर्मेनियम बेचारा, वो क्या हो गया? अर्धचालक हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की। प्रश्न क्रमांक 12 क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है और टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी जुड़ा हुआ है, तो बेसिक कॉमन सेंस क्या बोलता है? शिक्षा मंत्रालय नहीं होना चाहिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी भी नहीं होना चाहिए। ये प्रसारण में कुछ दोस्तों संस्कृत का शब्द कैसे आ गया बीच में? अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात आती है प्रश्न क्रमांक 13 की, जो आपसे कहता है दोस्तों अर्धचालक क्या होते हैं? बताएं। केवल तात्विक? दोस्तों बिल्कुल नहीं। केवल मिश्रण भी नहीं, तो दोस्तों दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, तात्विक या मिश्रण, दोनों हो सकते हैं। ये तात्विक भी हो सकते हैं और मिश्रण भी हो सकते हैं। केवल तात्विक का मतलब है सिर्फ तात्विक ही है, मिश्रण नहीं है। केवल मिश्रण का अर्थ है सिर्फ मिश्रण है, तात्विक नहीं है। लेकिन दोस्तों ये तो दोनों हो सकते हैं, तो या तो ये तात्विक होंगे या ये मिश्रित होंगे।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 14 क्या बोलता है? यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 14 कहता है जो यूएसबी पोर्ट होता है, आपने देखा होगा, उससे आप कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन कंप्यूटर का है और यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी 127 उपकरणों को हम यूएसबी पोर्ट के उपयोग से जोड़ सकते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 15 कहता है विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहले बताएं आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? इनकी चर्चा हम कंप्यूटर वाले सेक्शन में करेंगे, लेकिन आप हमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ और गूगल, इनके सीईओ का नाम बताएं। दोनों में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इस कन्फ्यूज़न को भी हम आपके पूर्णतः दूर कर देंगे, लेकिन अभी आप इनके नाम हमें बताएं, कन्फ्यूज़न की बारी आएगी तो इसको दूर किया जाएगा। प्रश्न क्या कहता है? विश्व की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कहाँ अपना विकास केंद्र आईडीसी सुविधा प्रारंभ की है? आपको बताना है विश्व की जो टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपना कहाँ विकास केंद्र सुविधा कहाँ प्रारंभ की है, इतना आपको प्रश्न क्रमांक 15 में बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोएडा उत्तर प्रदेश में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विकास केंद्र की सुविधा शुरुआत की है या प्रारंभ की है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों यह प्रश्न भी आपके लिए थ्योरी सेक्शन में नहीं मिला था। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 16 की, ऊर्जा बैंड के प्रकार में क्या शामिल है? तो हमने 3 प्रकार की ऊर्जा बैंड पढ़े थे जब हम थ्योरी सेक्शन में थे। इसमें हमने पहला पढ़ा था संयोजी ऊर्जा बैंड, चालन ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा बैंड। तो दोस्तों ये तीनों ऊर्जा बैंड के प्रकार में शामिल है और तीनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 16 का पूर्णतः सत्य जवाब है, सही जवाब है। माइजर प्रभाव किससे संबंधित है? माइजर इफेक्ट। दोस्तों अति चालकता, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों का संबंध है माइजनर प्रभाव से। माइजनर प्रभाव दोस्तों ध्यान रखें, मैंने माइजर बोला इसके लिए माफी चाहते हैं। माइजनर प्रभाव दोस्तों अति चालकता एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 17 का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 18 दोस्तों, मैंने कहा था जब एमसीबी की बात चल रही थी, आपको व्यवहारिक उपयोग भी बताया था, ठीक है, तो मैंने कहा था इसका फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। तो अब फुल फॉर्म की बारी है एमसीबी के। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेक दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान रख लें, ना कि सर्किल भी नहीं होता, साइकिल भी नहीं होता, सर्किट, यहाँ पर ये गलत है, मैच्योर सर्किट। तो आपको ध्यान रखना है मिनिएचर सर्किट ब्रेक एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न क्रमांक 19 आपसे कहता है घरों में उपयोग होने वाला इन्वर्टर का काम क्या होता है? हमने एक तरीका आपको बताया था कि कौन एसी से डीसी में परिवर्तित करता है, डीसी से एसी में परिवर्तित करता है। तो मैंने आपसे कहा था आपको आरएसी याद रखना है। रेलवे रिजर्वेशन करते समय आपने आरएसी सुना होगा, तो मैंने आपसे कहा था आरएसी जब आप याद रखेंगे तो आर फॉर रेक्टिफायर, और रेक्टिफायर दोस्तों क्या करता है? एसी से डीसी में परिवर्तित करता है, और रेक्टिफायर का उल्टा काम करता है इन्वर्टर, इन्वर्टर डीसी से एसी में परिवर्तित करता है। यदि आपने सिर्फ आरएसी याद रख लिया तब आपको समझ आ जाएगा कि इन्वर्टर आरएसी का उल्टा है, रेक्टिफायर का उल्टा है इन्वर्टर। रेक्टिफायर एसी से डीसी में जाता है, तो इन्वर्टर डीसी से एसी में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 19 का पूर्णतः सही जवाब होगा। उम्मीद है यह तरीका आपको सही लगा होगा, और ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अवगत कराएं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 20 की, सीमैट किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? सीमैट किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी, इसका फुल फॉर्म बताएं कमेंट सेक्शन में। फिर आंसर सुन लें, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। फिर बारी आएगी प्रश्न क्रमांक 21 की, जो आपसे कहता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का संबंध किस देश से है? चर्चा की थी हमने, एक साथ 2 कंपनियां बताई थी आपको, साउथ कोरिया की थी, एक थी एलजी और एक थी सैमसंग। ये दोनों साउथ कोरिया की कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 21 का बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 के ऊपर। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा कर चुके हैं। 95% जो प्रश्न हैं अभी तक जितने आए उनमें से, आगे का मुझे भी नहीं पता, वो वीडियो से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, आगे की चर्चा आगे कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 क्या कहता है? कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर
इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो बताए दोस्तों, हमने बात की थी तिरुवनंतपुरम साउथ में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसके सन की बात भी हमने की थी शायद, सन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक्स किरणों की खोज दोस्तों बच्चा बच्चा जानता है, विलियम रैंडजेन, ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणों की खोज करता। प्रश्न क्रमांक 24, समीर का संबंध कैसे है दोस्तों? समीर का संबंध बेसिक सी बात है। कौन सा टॉपिक हमने कवर किया? अभी हम एआई पे तो पहुंचे नहीं है, कंप्यूटर इसके बाद आने वाला है, रोबोटिक्स को आखिरी में देखेंगे, बचा क्या। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि एआई पढ़ा नहीं है, कंप्यूटर आने वाला है, रोबोटिक्स बाद में देखेंगे। मैं अभी के कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ आपसे। सीधा याद रखना है, समीर का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से है। फुल फॉर्म हमें बता दें आप, नहीं तो आप बोले रोबोटिक्स पढ़ा नहीं, कंप्यूटर बाद में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाद में पढ़ेंगे। ये लॉजिक यहाँ फिलहाल के लिए ठीक है कि आप आंसर कर रहे हैं कि यार ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं पढ़ाया, डी भी नहीं पढ़ाया, बचा बी, तो यही होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में तो आप सब पढ़ के जाएंगे ना, तो वहाँ पर इस तरीके से एलिमिनेशन काम नहीं करेगा। आपको ध्यान रखना होगा समीर का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से है। क्लियर है? अब फिर बात दोस्तों एलईडी के पूरे नाम पर आ गई। एलईडी किस प्रकार का डायोड है? लाइट इमिटिंग डायोड है। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको लाइट इमिटिंग डायोड? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है एलईडी। दोस्तों एलसीडी का फुल फॉर्म बता दें, टीएफटी का फुल फॉर्म बता दें क्या होता है। प्रश्न क्रमांक 26 क्या कहता है? कंप्यूटर में इस्तेमाल आईसी चिप आमतौर पर किससे बनी होती है? दोस्तों फिर वही बात आ गई, धातु से तो बननी नहीं है, अधातु चाहिए, अर्धचालक चाहिए अपने को ना, अर्धचालक से बनी होती है सारी चीजें। तो जहां जहां धातु दिख जाए उड़ा दो उसको, एल्यूमिनियम उड़ गया, सोना उड़ गया, लेड को भी उड़ा दो, बचा क्या? सिलिकॉन। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था। आमतौर पर सिलिकॉन आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, अर्धचालक धातु से तो नहीं, ठीक है। तो फिर आप याद रखें सिलिकॉन से बनी होती है आईसी चिप। ऑप्शन एलिमिनेट करने का अप्रोच आपको समझ आया हो तो बता दे कमेंट सेक्शन में। प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कहाँ की गई थी ये मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ, तो बताएं बेल की स्थापना कहाँ की गई थी। मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, तो इतना मेरा अधिकार बनता है आपसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकें। तो बताएं दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई थी वर्ष 1954 में? प्रश्न क्रमांक 28 क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के मूलभूत घटक में क्या शामिल है? बताए दोस्तों, बड़ा कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। लॉजिक गेट का संबंध भी इसी से है, रजिस्टर का संबंध भी इसी से, रजिस्टर का काम बता दे दोस्तों, फ्लिप फ्लॉप का संबंध भी इसी से है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका संबंध भी इसी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29 क्या कहता है? करंट के बहाव का विरोध करना किसका काम होता है? ट्रांजिस्टर का बिल्कुल नहीं होता, डायोड का भी नहीं होता, कैपेसिटर का भी नहीं होता। दोस्तों कैपेसिटर डायोड के काम बता दें आप हमें। प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? ऑप्शन नंबर बी, जो रजिस्टर या जो प्रतिरोध होता है वह करंट के प्रभाव का विरोध करता है। इतनी बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी होगी। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 30 की, जो आपसे पूछता है किसे वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है? बताए दोस्तों किससे वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है? इसकी चर्चा भी की थी, विस्तार से की थी। डायोड से दोस्तों हम वोल्टेज रेगुलेट करते हैं, डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। बारी आती है प्रश्न क्रमांक 31 की, हमारे प्यारे मध्य प्रदेश से प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किन शहरों को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हेतु चुना गया है? बताओ दोस्तों। काफी लोग सोचेंगे सबसे बड़ा शहर जबलपुर इंदौर है, सबसे डेवलप्ड शहर इंदौर है, लेकिन दोस्तों वो नहीं है। उसके बाद बचे जो है टॉप 3 में सेकेंड और थर्ड वाले शहर कौन से हैं? भोपाल और जबलपुर। ऑप्शन नंबर बी इंदौर नहीं है। हम इस प्रकार से देखें, सबसे बढ़िया इंदौर, फिर भोपाल, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर। तो हम सोचते हैं कि बात चल रही इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो शुरुआत के होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोस्तों शुरुआत वाला नहीं है, उसके बाद से 2 हैं, भोपाल और जबलपुर, जहाँ पर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हेतु इनके लिए चुना गया है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। प्रश्न क्रमांक 32 क्या कहता है? मैंने इसलिए इतना डिस्कस कर लिया कि आपके लॉजिक कहीं फेल हो तो आपको समझ आए। प्रश्न क्रमांक 32 की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे जानते हो?
सातवीं पंचवर्षीय योजना सुनी थी सर आपने, जब मैंने आपसे कहा था 1985 से लेकर 90 तक चली थी। उस टाइम पे पीएम कौन थे? राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए, इनका काफी योगदान है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्र में। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इस क्षेत्र में विकास की बात की गई थी, इतना भी आप ध्यान रख लें। फिर प्रश्न क्रमांक 33 आपसे कहता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयास से की गई? तो दोस्तों बेंगलोर में किसके प्रयास से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना की गई? मैंने आपसे कहा था बहुत पहले हो गई थी, उम्मीद भी नहीं करोगे 1909 में हुई थी, जमशेदजी टाटा के प्रयास से। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 33 का सही जवाब होगा। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 34 की। प्रश्न क्रमांक 34 क्या बोल रहा है? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना, किसकी स्थापना? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर होना चाहिए एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहां और कब की गई थी? किसकी स्थापना? सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहां और कब इसकी स्थापना की गई? तो दोस्तों कराईकुड़ी 1953 में। पहला नाम देख के तो वैसे भी आप साउथ पर जाते, दूसरे नाम आपको थोड़ा सा भटका देते। तो दोस्तों फिर इसी प्रकार से आप कराईकुड़ी 1953 को आंसर कर दें और एक नंबर आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन 2 नंबर अपने एग्जाम में बढ़ा लें यदि ये क्वेश्चन आता है तो। प्रश्न क्रमांक 35 क्या कहता है? निम्न में से विद्युत खपत के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करो। जो आपके लिए गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिखाए गए ना, उनमें आपको बताना है किसकी विद्युत खपत सबसे कम है और किसकी ज़्यादा है। तो मतलब कम से बढ़ते हुए जाना है आपको, सबसे पहले कम वाला, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। कई बार एग्जाम में हम ढंग से पढ़ते नहीं है प्रश्न को और फिर अनर्थ कर देते हैं, फिर घर पे माथा फोड़ी करते हैं। इससे बचने के लिए क्वेश्चन को एडजस्ट से पढ़ें और फिर ऑप्शंस देखें। यहाँ पर आपको विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में बताना है, अर्थात सबसे पहले सबसे कम विद्युत खपत वाला यंत्र, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा, इस तरीके से जितने भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? सबसे कम खपत। यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास कितने हैं? आपके पास टेलीविज़न है, आपके पास पंखा है, विद्युत प्रेस है, इलेक्ट्रिक केटली है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, वाट भी आपको पता हो, पंखा लगभग 120 वाट के आसपास चलता है। इलेक्ट्रिक केटली दोस्तों 750, 1000 वाट, 2000 वाट ऐसे चलती है। विद्युत प्रेस दोस्तों अलग अलग, इस तरीके से आप लॉजिक बिठाएंगे तो सबसे कम पे पंखा चलेगा, फिर टेलीविजन चलेगी, फिर शायद विद्युत प्रेस को आना चाहिए, फिर केटली को, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, तो ये तो उड़ गया। सबसे कम पे विद्युत प्रेस रखें, ये भी उड़ गया। लॉजिक लगाएंगे आप दोस्तों, विद्युत प्रेस विद्युत केटली में दोस्तों केटली सीधा हीटर जैसा होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो आप एलिमिनेशन से ही सही ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप बेसिक कॉमन सेंस लगाएं तो आप आसानी से क्वेश्चंस ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे और सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये एकदम व्यवहारिक लॉजिकल सा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर घरों में यूज़ की जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 36 पर। आपसे क्या कहता है? गर्मी के दिनों में पंखा चलाने से आराम महसूस क्यों होता है? ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। क्योंकि बाष्पीकरण ज़्यादा होता है हमारे पसीने का, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है पंखा चलाने पर। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? बी। प्रश्न क्रमांक 36 क्या है? 37। प्रश्न क्रमांक 37 क्या है? मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित होना है? बताए दोस्तों, अभी समस्या क्या है? वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 डेवलप्ड सिटी, मतलब डेवलप जो विकसित जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो दिए हुए हैं। तो इंसान ये भी सोच सकता है कि विकसित है, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए तीनों दिए, तो इनमें से कोई आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र सिवनी में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ध्यान से याद कर लें, सिवनी, नहीं तो इंदौर भोपाल आप टिक करें तो गलत हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये कंफ्यूज करने दिए हैं इसलिए सिवनी आंसर होगा, तो जिसने ऐसा सोच लिया वो तो बढ़िया है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचेंगे तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, 3 डेवलप्ड है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए होंगे, इनमें से ही कोई आंसर होगा। और जिसने ऐसा सोच लिया तो वहाँ पर उसका लॉजिक फ्लॉप हो गया और कट ऑफ से 1 नंबर बस कम रहेगा, तो यहाँ पर फिर माथापोड़ी हो जानी है। फिर प्रश्न क्रमांक 38 आपसे क्या कहता है? विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। क्या है दोस्तों अर्थ का उपयोग? जनरली हम अर्थ को पृथ्वी बोल देते हैं, अर्थ का उपयोग हम पैसे के रूप में भी ले लेते हैं, लेकिन आपसे बात कर रहे हैं विद्युत उपकरणों के रूप में। चप्पल जूते हम पहन लेते हैं, हम लकड़ी पे खड़े होकर विद्युत का काम करते हैं। क्यों करते हैं? अर्थ का उपयोग हम करते हैं, क्यों? सुरक्षा के लिए, खर्च को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं करते दोस्तों। उपकरणों की बात चल रही है,
क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, फ्यूज के रूप में भी नहीं करते हैं दोस्तों। सुरक्षा के लिए हम अर्थ का उपयोग करते हैं, और अर्थिंग दोस्तों वो तीसरा फेज होता है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन नंबर बी और सी में। तो अर्थ का उपयोग हम सुरक्षा के लिए करते हैं, झटके ना लग जाएं। आपने देखा होगा अर्थिंग की लाइन घर में एक अलग से डली होती है, तो अर्थिंग फेज हो गया, लेकिन अर्थ का उपयोग हम करते हैं, अर्थ बनाते हैं घर में सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अक्सर बच्चे बी और सी में कंफ्यूज होंगे, तो मैंने इसका आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दिया। उम्मीद इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 39 की। 39 आपसे क्या कहता है? फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? दोस्तों फ्यूज बनाते क्यों हैं? कि एकदम तेज वोल्टेज आए तो फ्यूज तार पिघल जाए और हमारे गैजेट्स खराब होने से, लाइट खराब होने से बच जाए। तो फ्यूज तार जल्दी कब पिघलेगा? जब उसका गलनांक बहुत कम होगा। यदि गलनांक ज़्यादा होगा तो बहुत तेज लाइट आएगी, वो भी प्रवाहित हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ढूंढना है कि गलनांक कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो वैसे ही उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर उच्च गलनांक की बात की गई है। इसके बाद हमें देखना है कि उच्च प्रतिरोधकता शक्ति हो, क्योंकि यदि कम प्रतिरोधकता शक्ति होगी तो जल्दी गल नहीं पाएगा, गर्म कैसे हो पाएंगी चीज़ें। तो उच्च प्रतिरोधकता देखना है और निम्न गलनांक देखना है। इनका हमारे लिए कॉम्बिनेशन कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40 क्या कहता है? 40 कहता है कि हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का बना होता है। दोस्तों ये तो रटने वाला क्वेश्चन है। हैलोजन लैंप का तंतु किसकी मिश्र धातु से बना होता है? तो रट लो भैया, किससे बना होता है? टंगस्टन और सोडियम से बना होता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 41 क्या कहता है? यार थोड़ा सा यहाँ पर मिटाना होगा ये। हाँ, प्रश्न क्रमांक 41 आपसे क्या बोल रहा है? प्रश्न क्रमांक 41 कह रहा है घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। बताओ दोस्तों, घरेलू विद्युत बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। इसने कभी जानने की जिज्ञासा प्रकट की होगी, उसने ही इसके बारे में सुना होगा कि घरेलू विद्युत सप्लाई में हम काले रंग के प्लास्टिक कवर का तार यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं, या उसका असल में मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो काला रंग का तार दोस्तों उदासीन तार होता है, ऑप्शन नंबर सी। उसको प्रकट करने में पता चल जाए यही भाई उदासीन तार है। तो काला रंग का तार मतलब उदासीन तार, देख के समझ आ जाए, जिससे कि कभी लाइट खराब हो तो कन्फ्यूजन ना हो। सारे रेड रेड कर देंगे, सारे येलो ब्लू कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। समझ कैसे पाएगा इंसान? तो सही तरीके से समझ पाए और सुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो, कभी समस्या होती है फिटिंग वगैरह में, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ऐसी बात की गई है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा लगा के और सोच के चीज़ों को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं अपनी तैयारी को। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42 क्या बोल रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 42 कहता है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? बताएं दोस्तों, शुष्क मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है? दोस्तों इसको भी आप याद रख लें, 10 टू द पावर 4 ओम है। यहाँ कोई निंजा टेक्निक काम नहीं करनी है, सीधा आपको याद रख लेना है। ठीक, नेमोनिक्स बनाना चाहें तो याद रख लें, जिस तरीके से बनाना हो इतना याद कर लें। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि होती है 10 टू द पावर 4 ओम। प्रश्न क्रमांक 42 खत्म। प्रश्न क्रमांक 43, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? दोस्तों ऐसी तरंगें होती हैं जो दीवार के आर पार नहीं जा पाती। आप टीवी रिमोट चला के देख लेना, कभी रूम में ही कैच करेगा, दूसरे रूम में चले जाओगे तो फिर दीवार के आर पार कैच नहीं होती चीज़ें। कौन सी तरंगें ऐसी होती हैं ज़्यादा भेद नहीं पाती चीज़ों को? अवरक्त, इंफ्रारेड, ऑप्शन नंबर सी। नेस्ता नाबूद हो गया प्रश्न क्रमांक 43। अब बारी है प्रश्न क्रमांक 44। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो, अब लगाओ कॉमन सेंस। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है? दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। जब आप टीवी चालू करते हो तो ऐसा तो होता नहीं कि पहले गाना चल गया, आवाज आ गई, फिर डांस हो रहा है, या पहले डांस हो गया फिर गाना चल रहा है। ऐसा मिसमैच तो नहीं होता, सुनाई भी तुरंत देता है, दिखाई भी तुरंत देता है। तो पहला ही ऑप्शन हमें ठीक मिल गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन नंबर ए कॉमन सेंस के साथ प्रश्न क्रमांक 44 खत्म। प्रश्न क्रमांक 45 क्या बोल रहा है? अति उच्च आवृत्ति पर पृथ्वी खालिस्तान के रूप में काम करती है। दोस्तों बताओ, जब ज्यादा आवृत्ति हो जाएगी
तो पृथ्वी अचालक की भांति कार्य करेगी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 45 का सही जवाब है। 46 क्या बोलता है? स्प्लाइसिंग प्रक्रिया क्या है? स्प्लाइसिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर केबल के दोनों छोरों को फ्यूज करना स्प्लाइसिंग प्रक्रिया कहते हैं। आप इतना याद रखना, ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित है इसका। अभी चारों ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर वाले हैं तो कंफ्यूजन है, हो सकता एग्जाम में एक ऑप्शन ऑप्टिकल फाइबर वाला हो तो उसको आप दूर से ही देख के इसको टिक कर दे कि ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित है ये। और ऑप्टिकल फाइबर में क्या है? दोनों छोरों को फ्यूज करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, स्प्लाइसिंग प्रक्रिया का। प्रश्न क्रमांक 47, किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है? बताइए दोस्तों, ट्रांजिस्टर का उपयोग हम कैसे कैसे करते हैं? स्विच के रूप में तो करते हैं, प्रवर्धक के रूप में भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रवर्धक क्या होता है, सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी वाले सेक्शन में। चिंता की बात नहीं है, पुराने वीडियोस आपको देखने हैं और टेंशन खत्म आपकी, इतना जरूर कर लें। प्रश्न क्रमांक 47 भी खत्म हुआ। प्रश्न क्रमांक 48 क्या कह रहा है? प्रायः जिन दो तत्वों का उपयोग ट्रांजिस्टर के निर्माण में होता है वे कौन से होते हैं? दोस्तों अक्सर की बात की है, कर तो कुछ भी लोगे, लेकिन मैंने बात की थी आपसे कि ट्रांजिस्टर के निर्माण में हम सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग करते हैं। चिल्ला की बात की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है। प्रश्न क्रमांक 49, लेजर के उपयोग से त्रिआयामी तस्वीर खींचने की विधि क्या कहलाती है? दोस्तों लेजर के उपयोग से आपको 3D पिक्चर खींचनी है, इसको आप क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे होलोग्राफी। आपने देखा होगा, हमारी पुस्तक को होलोग्राम देखकर ही खरीदें, असली पुस्तक की पहचान है चमकता सा रहता 3D सिल्वर कलर जैसा, फिर कलरफुल दिखता अंदर से, उसकी बात चल रही है दोस्तों, तो समझ जाइए, कॉमन सेंस भी लगाइए। बुक के ऊपर भी लिखा रहता है हमारा असली होलोग्राम देखकर खरीदें, झंडू बाम के ऊपर तक लिखा आता है दोस्तों, तो चिंता की बात नहीं है। लेजर का उपयोग किया जाता है उस त्रिआयामी तस्वीर को बनाने के लिए, उस विधि को कहते हैं होलोग्राफी, और जो बना रहता है उसको कहते हैं होलोग्राफ। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, हमें उम्मीद इतनी आपसे। यदि सही बात है और मेरी उम्मीद सही है आपसे तो कमेंट में बता दें। प्रश्न क्रमांक 50 क्या बोल रहे हैं? किसी अर्धचालक की चालकता, बताइए दोस्तों, 4 कंडीशन है आपके सामने। अर्धचालक की चालकता तापमान के बढ़ने से हमेशा घटती है, जो कि बिल्कुल गलत है और हमेशा हमेशा के लिए गलत है। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप को बढ़ाने से बढ़ती है। दोस्तों ये तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही ठीक हो गया। तो प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी अर्धचालक की चालकता उसके ताप को बढ़ाने से बढ़ जाती है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 51 की। एकीकृत परिपथ आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? इसको भी दोस्तों बताया था, कब किया था? वर्ष 1958 में किया था मेरे हिसाब से, ठीक। और किसने किया था? जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस ने किया था। यहाँ तो मैंने कहा था आप सन भी याद रख लेना दोस्तों आईसी का, और किसने आविष्कार किया था उनके नाम भी याद रख लेना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ने का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। प्रश्न क्रमांक 51 का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 52 क्या कहता है? प्रसार भारती का गठन कब किया गया? हमने 3 चीजें देखी थी, 1959 में 2 चीजें थी, और एक थी 1997 में, एक थी 1982 में। रंगीन टीवी याद आ गया होगा, दूरदर्शन वगैरह आपको याद आ गया होगा। बचा 1997 प्रसार भारती। दोस्तों सौभाग्य से एक में बस 1997 है, तो बाकी हमें ना भी पता हो 23 नवंबर, तो भी आप आंसर ऑप्शन नंबर सी कर दोगे। लेकिन अब आपको दिख गया है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि 23 नवंबर 1997 को आप याद करें। और आपके लिए फिर से मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 23 नवंबर 1997 को क्या किया गया था? प्रसार भारती का गठन किया गया था। इतना आप ध्यान रख लें ताकि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन और समस्या ना हो यदि पूरी डेट आ गई तो। और पूरी डेट के साथ यहाँ भी 97 करके पीएससी ने आपके साथ गेम खेल दिया था, उसको गेम में हराने के लिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा, 23 नवंबर 1997। फिर प्रश्न क्रमांक 53 आपसे क्या कहता है? कहता है अति चालकता और इससे जुड़े अनुसंधान व विकास कार्य प्रबंधन बोर्ड की स्थापना कब की गई? किस बोर्ड की? अति चालकता और इससे जुड़े हुए अनुसंधान व विकास कार्यों के प्रबंधन के बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं वर्ष 1987 में की गई थी। दोस्तों याद रखें ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 53 का बिल्कुल सही जवाब है। 54 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति में इनमें से क्या 2019 में शामिल है? सीधी सी बात है, ढंग से प्रश्न नहीं लिखा है। 2019 की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति में निम्न में से क्या शामिल है? प्रश्न ये होना चाहिए।
तो दोस्तों कुशल श्रम बल की स्थापना बिल्कुल शामिल है। उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कृत्रिम बुद्धिमत्ता 5 मशीन लर्निंग वाले स्टार्टअप को विशेष राहत देना, ये भी शामिल है। ESDM इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र, ये भी शामिल था। दोस्तों सब कुछ शामिल था ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 54 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 55 क्या बोल रहा है आपसे? प्रश्न क्रमांक 55 कह रहा है ए उच्च सी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज अथवा इसके विपरीत परिवर्तित करने की युक्ति या साधन क्या कहलाता है? उच्च एसी वोल्टेज को निम्न वोल्टेज और इसके विपरीत परिवर्तित करने की युक्ति को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना। ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्म ही हो रही ना उच्च से निम्न। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 55 का सही जवाब। यहाँ क्वेश्चन सही से फ्रेम नहीं है, उच्च एसी होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद इतनी चीज़ें क्लियर होंगी और सही तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। यदि ऐसा है और आपको हमारे वीडियो से लाभ हो रहा है तो ज़रूर आप हमारे इस कीमती समय की भूमिका को समझें अपने लिए और हमारे लिए इस समय की वैल्यू को समझते हुए हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि हमें इस प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आपको लगातार काम करते रहें। आपके सपोर्ट से हमें मनोबल मिलता है, इस प्रकार से काम करने के लिए हम प्रेरित होते हैं रात भर जागकर। ठीक है, तो फिर सपोर्ट कर दें, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकना दोस्तों, तब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो इसी प्रकार से लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद, वंदे मातरम।